नमस्कार। अगला टॉपिक देखते हैं सूर्य ताप, या जिसे तापमान कहेंगे। सूर्य ताप क्या होता है? सूर्य से जो हमें तापमान प्राप्त होता है, उससे ऊर्जा जो मिलती है उसका किस प्रकार से बजट होता है, किस प्रकार से सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर पहुंच पाती है और किस तरीके से उस ऊर्जा का यूज़ होता है, वो सूर्य ताप के अंतर्गत लेते हैं। इसे इंसोलेशन कहा जाता है। देखो, सूर्य ताप हमें जो सूर्य ताप जो मिलता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है लघु तरंगों के रूप में। कौन सी तरंगों के रूप में? शॉर्ट वेव्स के रूप में। लगभग सूर्य की किरणों का 2000 भाग यहाँ पहुँचता है। अगर अपन सूर्य ताप से हमें जो है ऊर्जा मिलती है कैलोरी में। कितनी? अगर आप अगर आप किसी जगह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है, 1 मिनट के लिए, तो आपको प्रति सेंटीमीटर यानी एक मिनट में प्रति सेंटीमीटर पर आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर जगह पर खड़े हो तो आपको 1.94 कैलोरी मिलेगी। 1.94 कैलोरी आपको मिलने वाली, 1.94 कैलोरी, ठीक है, ये मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखें। अब अपसौर और उपसौर की स्थितियाँ आती है। अपसौर, ठीक है, और अपसौर और उपसौर की स्थितियाँ। उपसौर, ठीक है। अपसौर क्या होता है? अपसौर पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। ये 4 जुलाई को होता है। इस दिन 7% कम हमें सूर्य ताप प्राप्त होता है क्योंकि दूरी अधिकतम होती है, ठीक है, दूर होते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। उपसौर क्या होता है? उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी नज़दीक होते हैं। इसलिए नज़दीक होता है तो 7% ज़्यादा हमें सूर्य ताप प्राप्त होता है। अब देखें दिन की लंबाई। दिन की लंबाई की बात करें 23 सितंबर 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को 23 सितंबर, ठीक है। 22 सितंबर सबसे लंबा दिन होता है। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। तो यही चीज़ उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है ना। 22 और 23 सितंबर को क्या होता है? दूरों पर रातें, दूरों पर 6 माह की रातें होते, 6 माह की दिन रात होता है, ठीक है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का। तो वही दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा हो जाएगा। अगली बात करते हैं सौर कलंक की। कौन से की? सौर कलंक की। सौर कलंक की। कौन से कलंक की? सौर कलंक की, ठीक है। सौर कलंक की बात कर लेते हैं। सौर कलंक, सूर्य पे जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, ये उसे इन काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। औसत रूप से इनका जो चक्र होता है वो 11 वर्ष का होता है, 5.5 साल के हिसाब से गिना जाता है। भूमि का ढाल, ठीक है, भूमि का ढाल। भूमि का ढाल जिस तरफ अधिक होगा उस तरफ सूर्य ताप ज़्यादा मिलेगा। ढाल कम होगा वहाँ तापमान सूर्य कम मिलेगा। जिस तरफ सूर्य होगा ना, जिस तरफ सूर्य होगा उस तरफ, इधर सूर्य है तो इस तरफ हमें क्या मिलेगा? अधिकतम तापमान मिलेगा। और सूर्य के इस तरफ क्या, ये इस तरफ आ गया तो इससे हमें तापक्रम या सूर्य ताप कम मिलेगा, ठीक है। प्रकीर्णन की बात करें। प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग, लाल, जो नीला लाल रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। तरंगदैर्घ्य, आकाश की बात करें। आकाश में लाल रंग आगे होता है और आकाश नीला दिखाई देता है। देखो, आकाश में लाल तरंगे आगे, इस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। विसरण, विसरण, कौन सा रण? विसरण, किरणों का परावर्तन, विसरण, किरणों का परावर्तन, विसरण। सांध्य प्रकाश एवं खगोलीय सांध्य प्रकाश विसरण के कारण होता है। सांध्य प्रकाश सांध्य में और खगोलीय सांध्य प्रकाश की प्रक्रिया विसरण के प्रभाव के कारण होती है। अवशोषण की बात करते हैं। अवशोषण, ऑक्सीजन जो है 0.26 माइक्रोन की लघु तरंग का अवशोषण कर सकती है। ऑक्सीजन जो है 0.26 माइक्रोन की लघु तरंग का अवशोषण कर सकती है। कार्बन 15 माइक्रोन की लघु तरंग का अवशोषण कर सकती है कार्बन। उसके बाद बात करें
इसके बाद बात करें तो जल वाष्प, कौन सी वाष्प? जल वाष्प। जल वाष्प, जल वाष्प पृथ्वी द्वारा, जल वाष्प पृथ्वी द्वारा विकसित दीर्घ तरंगों को वापस नहीं जाने देता। जल वाष्प जो होता है पृथ्वी द्वारा विकसित दीर्घ तरंगें होती है, क्योंकि शॉर्ट तरंगों में तो इंसोलेशन आता है, सूर्यताप, और लघु तरंगों में वापस जाता है। लघु, कई बार जो जल वाष्प की प्रक्रिया होती है, जल वाष्प वगैरह जो होता है, ये लघु तरंगों को वापस यानी दीर्घ तरंगों को वापस जाने नहीं देता। इस कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पार्थिव अवशोषण एवं विकिरण की प्रक्रिया की बात करें, पार्थिव अवशोषण एवं विकिरण की प्रक्रिया की बात करें, वर्ग विकिरण की, तो 51% सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं, याद रखना। 51% पृथ्वी दीर्घ तरंगों में ऊर्जा ये विकिरित करती है। अब संवन की बात करें, मैं पहले बात कर चुका, फिर भी करें संवन। जब धरातल से प्राप्त ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल गति से होता है तो इसे संवन कहते हैं। और इससे जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और वो ठंडी हवा नीचे, तो गर्म वाली तो ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। ठीक है, अभी देखें अभिवहन, कौन सी वहन? अभिवहन। अभिवहन की बात करें, अभिवहन उष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। उष्मा की क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं, याद रखिएगा। विशिष्ट उष्मा की बात करें, विशिष्ट उष्मा 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अब है पृथ्वी का उष्मा बजट देख लें। तो पृथ्वी का उष्मा बजट किस प्रकार से? मान लो 100% उष्मा सूर्यताप हमें प्राप्त हुआ, कितना? 100% या 100 मान लो, कितना हुआ? 100। तो इसमें से 35% तो एल्बिडो हो जाएगा। एल्बिडो का मतलब इसे धवलता भी कहते हैं, यानी एज इट इज़ वापस लौट जाएगा वायुमंडल में। ये 6% तो वायुमंडल प्रकीर्णन के माध्यम से जाएगा, 27% बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाएगा, और 2% हिमाच्छादित जो हिम के द्वारा या हिमालय द्वारा परावर्तित कर दिया जाएगा। टोटल 35% एल्बिडो है। एल्बिडो को धवलता भी कहते हैं, याद रखिएगा। एल्बिडो कितना? 35%। उसके बाद बचता है 65%। 65% बचा। उस 65% में से 51% आता है पृथ्वी पर। पृथ्वी इसको अवशोषित करती है, ठीक है ना। इसे उष्मा बजट कहते हैं पृथ्वी का। 34% इसका वायुमंडल अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? वायुमंडल अवशोषण कर लेता है। और 17% जो है कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। और 14% जो है 14% वायुमंडल अवशोषण कर लेता है। 65 में से 14 तो वायुमंडल चल लेता है, फिर 51 बच जाता है। 51 में से 34 तो वायुमंडल अवशोषण कर लेता है और 17 अंतरिक्ष में चला जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी के एल्बिडो का क्रम देख लें, कई बार पूछा जाता है। पृथ्वी के एल्बिडो का क्रम भी बात करें। पृथ्वी के एल्बिडो का क्रम देखें तो ये 32, कई बार 32 बताया जाता है, कहीं 35 बताया जाता है, याद रखिएगा, दोनों ही हैं। ताज़ा बर्फ़ जो होगा वो ज़्यादा करेगा, तो 40 से 70% ज़्यादा जो बर्फ़ होता है ताज़ा बर्फ़ होता है वो। शुष्क बालू जो होती है वो भी क्या, उसकी चमकीली होती है, तो वो क्या करती है? सूर्य को क्या करती है? प्रकीर्णन करती है, परावर्तित करती है। 35 से 45% के आसपास। पक्की सड़कें जो होती है वो भी परावर्तित करती है, 5 से 10%। चारागाह भी करता है, 10 से 20%। शंकुधारी वन भी करते हैं, 5 से 15%। पर्णपाती वन भी करते हैं, 10 से 20%। फसल भी करती है 15 से 25% के मध्य। उसके बाद तापमान की बात कर लेते हैं। कौन सा मान? तापमान के बाद तापमान। औसत दैनिक ताप, दिन का उच्च ताप प्लस दिन का न्यूनतम ताप बाई 2। औसत दैनिक तापमान निकालना, एक तो मैक्सिमम तापमान कितना था और न्यूनतम कितना तापमान था, डिवाइड बाई 2 से कर लेंगे तो आ जाएगा। एक मासिक औसत के तापमान की बात करें, मासिक औसत तापमान की अगर अपन बात करें तो देखें, प्रतिदिन महीने भर का दिन का औसत तापमान, प्रतिदिन के हिसाब से महीने भर का दिन का औसत तापमान निकालेंगे। उसके बाद महीने भर में दिनों का जो कम तापमान था उसको अपन देखेंगे।
उसको डिवाइड कर दें तो वार्षिक औसत ताप आ जाए। वार्षिक औसत ताप को निकालना हो तो 12 महीने के औसत तापों का योग यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 12 से डिवाइड कर देंगे। तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों की बात करें, सबसे पहली बात है तापमान। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक तापमान होता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा इंसोलेशन यहीं से प्राप्त होगा तापमान। ठीक है। समुद्र तल पर, समुद्र तल से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो 165 डिग्री 165 मीटर से 165 डिग्री नहीं 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाएगा। समुद्र तल से ऊपर की ओर अपन जाएंगे यानी तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाएगा। उसके बाद बात करें समुद्री धाराएं भी तापमान को प्रभावित करती है। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण भी प्रभावित करता है। देखिए, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 165 मीटर के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तापमान का व्युत्क्रमण प्रतिलोपन कहते हैं। 165 के प्रति मीटर पर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, कुछ परिस्थितियों में बढ़ जाता है, इसे रुद्रोष्म प्रतिलोपन कहते हैं। ताप परिसर क्या होता है? ताप परिसर होता है तापांतर। ठीक है ना, न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम के मध्य का। अगले वीडियो में बात करेंगे।